क्या होता है जब एक सिस्टम जो आपकी मदद के लिए बनाया गया है वही आपके जीवन में सालों की परेशानी और पीड़ा का कारण बन जाए। एक ऐसा सिस्टम जो आपको सुरक्षा देने का वादा तो करता है, लेकिन उसकी एक छोटी सी मामूली सी गलती आपकी रातों की नींद छीन ले। आज हम एक ऐसी ही कहानी में गहराई से उतर रहे हैं जो कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक हालिया फैसले से सामने आई है। और ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है। नहीं, ये एक मानवीय कहानी है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे कानून और नियमों के पीछे बैठे इंसान जब अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं तो एक 62 साल की बुजुर्ग महिला के लिए ये कितना बड़ा मानसिक प्रताड़ना का सबब बन सकता है। ये कहानी है नलिनी देवी की, एक विधवा जिन्हें अपने पति की मृत्यु के बाद मिलने वाली फैमिली पेंशन के लिए एक ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए हमारे स्रोतों के आधार पर इस मामले की परतें खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक साधारण पेंशन भुगतान में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई, सालों तक ये क्यों चलती रही और आखिरकार अदालत को इतना सख्त कदम क्यों उठाना पड़ा। इस कहानी में मुख्य रूप से 3 किरदार नजर आते हैं। हाँ, पहली तो है याचिकाकर्ता नलिनी देवी जो व्यवस्था से लड़ रही हैं। दूसरा कैनरा बैंक जो पहले सिंडिकेट बैंक हुआ करता था और जो इस पूरी व्यवस्था का मतलब सिस्टम का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और तीसरा भारतीय न्यायपालिका जिसने इस मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए इसे बिल्कुल शुरू से समझते हैं। इस कहानी की नींव कहाँ रखी गई, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, मामले की शुरुआत होती है साल 2004 में, जब याचिकाकर्ता नलिनी देवी के पति सी सुधाकर का निधन हो गया। अच्छा। वो पुलिस विभाग में एक 2nd डिवीजन असिस्टेंट थे और सेवा में रहते हुए ही उनकी मृत्यु हुई थी। तो नियमों के मुताबिक उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी यानी नलिनी देवी को फैमिली पेंशन मिलनी शुरू हो गई। यहाँ तक तो सब कुछ नियमों के अनुसार ही गति रह रहे, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो फिर समस्या कहाँ से शुरू हुई? समस्या हुई, और वो भी नियमों के एक बहुत छोटी सी मतलब एक बहुत बारीक बात में। हुआ ये कि नियम ये था कि नलिनी देवी को एक तय तारीख तक, जो कि 29 दिसंबर 2011 थी। अच्छा, 2011 तक? हाँ, 2011 तक उन्हें एनहांस्ड यानी एक बढ़ी हुई फैमिली पेंशन मिलनी थी। ये वो तारीख थी जब उनके पति अगर जीवित होते तो रिटायर होते। ये रकम थी 2430 रुपए, साथ में महंगाई भत्ता। ठीक है, तो 29 दिसंबर 2011 तक उन्हें बढ़ी हुई पेंशन मिली। उस तारीख के बाद क्या होना था? यही इस पूरे मामले का केंद्र बिंदु है। उस तारीख के बाद उनकी पेंशन अपने आप कम होकर नॉर्मल यानी सामान्य पेंशन हो जानी चाहिए थी, जो कि आधी रकम थी। बिल्कुल आधी, यानी 1215 रुपए और भत्ता। ये एक ऑटोमेटिक, एक स्वचालित प्रक्रिया होनी चाहिए थी जिसे बैंक और ट्रेजरी विभाग को लागू करना था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। बैंक और ट्रेजरी विभाग की तरफ से ये बदलाव कभी किया ही नहीं गया। नलिनी देवी को 2011 के बाद भी लगातार वही बढ़ी हुई पेंशन मिलती रही। और इसमें यह साफ करना जरूरी है कि उनकी कोई गलती नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कोई गलत जानकारी नहीं दी, कोई फॉर्म गलत नहीं भरा। ये पूरी तरह से सिस्टम की, और कह सकते हैं कि सिस्टम को चलाने वाले लोगों की चूक थी। और ये चूक किसी की नजर में भी नहीं आई कई सालों तक। फिर अचानक क्या हुआ, मुझे याद है कि दस्तावेजों में नवंबर 2016 का जिक्र है, लगभग 5 साल बाद। हाँ, 5 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर नवंबर 2016 में नलिनी देवी को अचानक पता चलता है कि उनका बैंक खाता ब्लॉक कर दिया गया है, बिना किसी सूचना के, बिना किसी पूर्व सूचना के। सोचिए, एक पेंशन भोगी जिसकी आजीविका उसी एक खाते पर निर्भर है, उसके लिए ये कितनी बड़ी और चौंकाने वाली बात होगी। जब वो बैंक गईं तो उन्हें क्या बताया गया, क्या कारण दिया? उन्हें बताया गया कि उनके खाते में लगभग 50,000 रुपए ज्यादा जमा हो गए हैं। अब यहाँ पर नलिनी देवी की प्रतिक्रिया देखने वाली है, जो उनके चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताती है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोई बहस नहीं की, कोई आनाकानी नहीं की। उन्होंने तुरंत बैंक को एक पत्र लिखा और कहा कि ये ज्यादा रकम उनसे वसूल की जा सकती है। अच्छा। उन्होंने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि बैंक हर महीने उनकी पेंशन से 2000 रुपए की किश्त में ये रकम काट ले। कितना ईमानदार और सुलझावा रवैया था ये। सिर्फ पत्र ही नहीं लिखा, उन्होंने शायद एक सहमति पत्र पर भी दस्तखत किए थे। हाँ, बिल्कुल। मार्च 2017 में उन्होंने बाकायदा एक कंसेंट लेटर पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने बैंक को 50,000 रुपए उनके खाते से डेबिट करने की अनुमति दी। और उन्होंने बैंक का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि उनके पेंशन को 2011 की उस तारीख से ठीक करने की जरूरत है। मतलब उन्होंने समस्या को जड़ से खत्म करने का पूरा रास्ता बैंक को दिखा दिया था। पूरी तरह से।
ये तो अविश्वसनीय है। मतलब उन्होंने न सिर्फ उस गलती को स्वीकार किया जो उनकी थी भी नहीं, बल्कि उसे ठीक करने का पूरा सहयोग भी दिया। एक नागरिक के तौर पे वो अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रही थी। तो फिर बैंक ने सहमति पत्र के बाद क्या किया? यहीं पर यह कहानी एक अजीब और बेहद निराशाजनक मोड़ लेती है। बैंक ने कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं? मतलब 5 साल और? जी हाँ, पूरे 5 साल तक उस सहमति पत्र को लेने के बाद बैंक ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ना तो वो 50,000 रुपए काटे और ना ही उनकी पेंशन को ठीक किया। और इस दौरान नलिनी देवी के खाते में हर महीने वही बढ़ी हुई पेंशन लगातार जमा होती रही। बिल्कुल, ये प्रशासनिक लापरवाही की कह सकते हैं पराकाष्ठा थी। तो इसका नतीजा क्या हुआ? जो रकम 2016 में 50,000 थी, वो तो अब बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी। बहुत ज्यादा। 2021 तक ये रकम बढ़कर 2,34,158 रुपए हो गई। और फिर जून 2021 में बैंक की नींद एक बार फिर टूटी और उन्होंने फिर से खाता ब्लॉक कर दिया। बिल्कुल। इस बार नलिनी देवी को एक एसएमएस मिलता है कि उनके खाते में 2,34,158 रुपए होल्ड पर रखे गए हैं। यानी बैंक ने अपनी 5 साल की लापरवाही का सारा बोझ एक बार फिर उस 62 साल की विधवा पर डाल दिया। इस पूरी अवधि में, खास तौर पर जब उनका खाता ब्लॉक था, नलिनी देवी के जीवन पर इसका क्या असर पड़ा? क्या अदालती दस्तावेजों में इसका कोई जिक्र है? हाँ, और वो पढ़ना बहुत तकलीफदेह है। उनके पास रोजमर्रा के खर्चों के लिए पैसे नहीं थे। किराया देना, बिजली का बिल भरना, सब मुश्किल हो गया था। दस्तावेज बताते हैं कि उन्हें कोविड-19 के इलाज के लिए एक निजी साहूकार से पैसे उधार लेने पड़े। एक मिनट, मतलब उनके खुद के पैसे बैंक में फंसे हुए थे और उन्हें अपनी बीमारी के इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ रहा था, वो भी ब्याज पर? हाँ, 3,000 रुपए महीने के ब्याज पर। ये सिर्फ आर्थिक तंगी नहीं थी। उन्होंने अपनी याचिका में मानसिक उत्पीड़न और रातों की नींद हराम होने जैसी बातों का जिक्र किया है। ये तो क्रूरता है। लग रहा होगा ये। और हद तो तब हो गई जब बैंक ने उन्हें अपनी ही गलती को सुधारने के लिए एक बहुत ही बेतुका सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि वो उस रकम को चुकाने के लिए बैंक से ही कर्ज ले लें। ये तो मजाक जैसा लगता है। अपनी ही लापरवाही से पैदा हुई समस्या के समाधान के लिए आप अपने ही ग्राहक को कर्ज के जाल में फंसा रहे हैं। और विडंबना देखिए, जब उन्होंने इस बेतुका सुझाव को मानकर कर्ज के लिए आवेदन किया तो क्या हुआ? तो पता चला कि वो पूरी रकम के लिए योग्य भी नहीं थी। बैंक उन्हें सिर्फ 1,30,000 रुपए का कर्ज दे सकता था। तो एक तरह से हर दरवाजा बंद हो चुका था। बैंक मदद नहीं कर रहा था, बल्कि समस्या बढ़ा रहा था। वो बैंकिंग लोकपाल के पास भी गई, लेकिन वहां से भी कोई हल नहीं निकला। तब जाकर उन्होंने आखिरकार कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। और शुक्र है कि उन्होंने ये कदम उठाया। हाँ, बिल्कुल। अदालत ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने बैंक के रवैये के लिए कठोर, लापरवाह और गैर जिम्मेदार जैसे सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। अदालत ने पहली ही नजर में पहचान लिया कि गलती किसकी है। बिल्कुल। उन्होंने साफ देखा कि गलती पूरी तरह से बैंक और संबंधित अधिकारियों की है, याचिकाकर्ता की नहीं, जिन्होंने 2016 में ही समस्या को सुलझाने की हर संभव कोशिश की थी। तो फिर आया अदालत का फैसला। ये जानना बहुत जरूरी है कि अदालत ने आखिर आदेश क्या दिया। अदालत ने बहुत ही स्पष्ट और निर्णायक फैसला सुनाया। उन्होंने 4 मुख्य आदेश दिए। पहला और सबसे जरूरी, याचिकाकर्ता का खाता तुरंत बिना किसी देरी के अनब्लॉक किया जाए। और उस ज्यादा भुगतान की गई रकम का क्या हुआ? वो 2,34,000 रुपए? यहीं पर अदालत ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। दूसरा आदेश था कि नलिनी देवी से ज्यादा भुगतान की गई रकम का एक भी रुपया वसूल नहीं किया जाएगा। मतलब उन्हें वो पैसे नहीं चुकाने पड़ेंगे? नहीं, अदालत ने माना कि ये उनकी गलती नहीं थी, इसलिए वो इसका खामियाजा क्यों भुगतें। ये तो उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी। लेकिन अगर उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे तो इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्या अदालत ने इस पर कुछ कहा? हाँ, और तीसरा आदेश व्यवस्था में जवाबदेही तय करने वाला था। अदालत ने निर्देश दिया कि ये पूरी रकम यानी 2,34,158 रुपए उन बैंक अधिकारियों से वसूल की जाएगी जिनकी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ। वाह, ये एक बहुत बड़ा कदम है। बहुत बड़ा। उनकी पहचान करके, उनकी जिम्मेदारी तय करके ये सिर्फ पीड़ित को राहत देना नहीं है, बल्कि सिस्टम के अंदर बैठे लोगों को एक कड़ा संदेश देना है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। सही बात है। और चौथा आदेश भविष्य के लिए था कि बैंक भविष्य में उनकी पेंशन में कोई बाधा नहीं डालेगा जब तक कि वो कानून के अनुसार ना हो। ये फैसला सिर्फ एक राहत नहीं था, ये न्याय था।
अदालत ने सिर्फ फैसला नहीं सुनाया बल्कि मुझे लगता है कुछ बहुत गहरी टिप्पणियां भी की है ना, खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों को लेके। बिल्कुल। और न्यायाधीश ने इस पर जोर भी दिया कि समाज में उनका एक खास ध्यान और सम्मान होना चाहिए। उन्होंने तो अपने फैसले में यहाँ तक लिखा कि उनके प्रति कहा गया एक भी कठोर शब्द उनकी आंखों में आंसू लाने के लिए काफी होता है। कितनी संवेदनशील बात है ये। और इसी से जुड़ा वो एक शब्द था जो मुझे जिसने बहुत प्रभावित किया, हार्डवेयर। हाँ, हार्डवेयर, ये इस फैसले का कह सकते हैं सबसे यादगार और शक्तिशाली हिस्सा है। न्यायाधीश ने कहा कि हम एक डिजिटल युग में जी रहे हैं। हमारे पास बेहतरीन हार्डवेयर यानी कंप्यूटर्स हैं और बेहतरीन सॉफ्टवेयर भी हैं। लेकिन असल समस्या हार्डवेयर में है। बिल्कुल। मतलब वो इंसान जो सिस्टम को चला रहा है, वो इंसान जिसका दिल और दिमाग उस सिस्टम को चला रहा है, अगर उस इंसान में संवेदनशीलता, सहानुभूति और जिम्मेदारी की कमी है तो दुनिया की सबसे अच्छी तकनीक भी फेल हो जाएगी। सही कहा। अदालत ने साफ कहा कि खाते में होने वाला अतिरिक्त भुगतान कंप्यूटर की स्क्रीन पर साफ साफ दिखता है। ये कोई छिपी हुई गलती नहीं है। इसे पकड़ना उस कंप्यूटर ऑपरेटर या उस अधिकारी का काम है जो पैसे ट्रांसफर कर रहा है। ये उनकी नाकामी है कि उन्होंने इतने सालों तक इस पर ध्यान नहीं दिया। ये एक बहुत ही गहरी बात है। ये सिर्फ इस बैंक या इस मामले पर लागू नहीं होती, ये हर उस जगह लागू होती है जहां एक आम इंसान किसी बड़ी संस्था से डील करता है। तकनीक अपनी जगह है, लेकिन अगर उसे चलाने वाले हार्डवेयर में ही कोई गड़बड़ है तो आम आदमी यूं ही परेशान होता रहेगा। सही कहा आपने। ये फैसला हमें यही याद दिलाता है कि सिस्टम को इंसानों के लिए बनाया गया है, इंसानों को सिस्टम के लिए नहीं। और जब सिस्टम इंसानों को परेशान करने लगे तो मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उसका हार्डवेयर फेल हो चुका है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक विधवा को अपने हक के लिए 5 साल से भी ज्यादा लंबा और पीड़ादायक संघर्ष करना पड़ा, और कैसे न्यायपालिका ने न केवल उन्हें राहत दी बल्कि व्यवस्थागत लापरवाही पर एक ऐसा संदेश दिया जिसे लंबे समय तक याद रखा जाना चाहिए। ये फैसला सिर्फ नलिनी देवी की जीत नहीं है, ये उन अनगिनत लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण है जो बड़ी बड़ी संस्थाओं की सुस्ती और असंवेदनशीलता का शिकार होते हैं। ये दिखाता है कि अगर आप सही हैं और लड़ने का हौसला रखते हैं तो न्याय मिल सकता है, भले ही देर से मिले। हाँ, भले ही देर से मिले। तो इस फैसले के बाद एक आखिरी विचार मन में आता है। अदालत ने बहुत सही कदम उठाते हुए पैसे लापरवाह अधिकारियों से वसूलने का आदेश दिया। ये जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। हाँ, लेकिन ये हमें एक और ज्यादा गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। ये तो एक मामला है जो अदालत तक पहुंच गया। नलिनी देवी के पास शायद साधन और हिम्मत थी कि वो यहाँ तक लड़ सकी, लेकिन ऐसे कितने और मामले होंगे जो कभी अदालतों तक पहुंच ही नहीं पाते। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। कितने लोग होंगे जो संसाधनों की कमी, जानकारी के अभाव या बस हिम्मत हार जाने की वजह से चुपचाप ऐसा ही अन्याय सहते रहते हैं। और इसी से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारी संस्थाओं के इस हार्डवेयर को ठीक करने के लिए आखिर किया जाना चाहिए। क्या इसकी शुरुआत ट्रेनिंग से होती है? शायद, जहां उन्हें सिर्फ प्रक्रिया नहीं बल्कि लोगों पर उसके असर के बारे में भी सिखाया जाए। या फिर हमें ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जहां ऐसी लापरवाही पर सजा इतनी सख्त और निश्चित हो कि कोई अधिकारी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। शायद जवाब इन दोनों के बीच में कहीं है। लेकिन जब तक हम इस हार्डवेयर की समस्या को नहीं सुलझाते, तब तक नलिनी देवी जैसी और कहानियां सामने आती रहेंगी।